नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर और एसबीआई और आईबीपीएस बैंकिंग के लिए खास तौर पर जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ ये वीडियो है इकोनॉमिक्स में। इसमें हमने कई वीडियो पहले भेजा है और आज हम बता रहे हैं कि कुछ डिफरेंसेस बताएंगे आपको, जैसे टैक्स, सेस और सरचार्ज, कर, उपकर और अधिभार में क्या अंतर है। इसी प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है बैंकों में, पर्सनल लोन क्या होता है, फॉरेन करेंसी क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट पे भी बात करेंगे। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एडवांस क्या होता है, सारी चीज़ों पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कर, उपकर और अधिभार ये तीनों को मिलाकर के टैक्स ही बोलते हैं, किंतु उपकर तथा अधिभार कर से भिन्न होते हैं। किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर नहीं लगाया जाता। जैसे मान लीजिए कि कोई गोल टैक्स, एक इनकम का टैक्स आपको देना है, जबकि सेस और अधिभार ये दोनों किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्व अधिक से अधिक कलेक्शन हो, इसके लिए किया जाता है। उपकर कर के साथ कर आधार पर ही एक विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया है, जबकि अधिभार कर के ऊपर कर है। देखिए दोनों में अंतर है। उपकर जो होता है, जिसको आप सेस बोलते हैं, ये कर के जैसा ही एक विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, लेकिन टैक्स से ऊपर फिर टैक्स लगा देना उसको सरचार्ज बोला जाता है। तो सामान्यतया अधिभार प्रत्यक्ष कर पे लगाया जाता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके ऊपर। डायरेक्ट टैक्स तो आप समझते हैं जो सीधा, जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, उस पर आप सरचार्ज देंगे। और जो उपकर होता है, उपकर प्रत्यक्ष और परोक्ष कर दोनों पे लगाया जाता है, मतलब डायरेक्ट पे भी लगेगा और इनडायरेक्ट पे भी लगेगा। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जबकि कर भार कर दायित्व पर लगाया जाता है। पुनः अधिभार तथा उपकर की प्राप्ति को राज्य के वितरण योग्य पूल, मतलब जो डिविजिबल पूल होता है, उसमें नहीं डाला जाता है। इसके राजस्व को उन उद्देश्य पर लगा दिया जाता है जिसके लिए इसे लगाया गया है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है आपको कि जो सेस है और जो सरचार्ज है, इससे जो कलेक्शन आता है वो स्टेट को नहीं मिलता है, राज्य को नहीं मिलता है, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया है केंद्र की ओर से, उस पर यह खर्चा चला जाएगा। जैसे गंगा सफाई योजना के लिए सेस लगाया गया है, या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अगर 0.5% का सरचार्ज है, तो ये दोनों उसी में जाएगा, ये राज्य को नहीं मिलेगा। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे इनकम टैक्स है, तो ये टैक्स जो होगा वो राज्य को भी मिलेगा और केंद्र को मिलेगा। सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, ये केंद्र को भी मिलेगा, राज्य को भी मिलेगा। ये मेजर डिफरेंस है टैक्स, सेस और सरचार्ज में। आप अभी लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जो समझ में नहीं आता है। चलिए, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये बताएंगे आपको, जिसको हिंदी में साख पत्र कहते हैं। सामान्यतया एक बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कुछ लोगों के नाम लिखा गया एक पत्र होता है, जिस पत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा जारी किए गए चेक या उसके द्वारा स्वीकार किए गए विनिमय बिल के भुगतान की गारंटी प्रदान की जाती है। इस प्रकार के साख पत्र, क्रेडिट लेटर, निर्यात आयात व्यापार में बहुत उपयोगी होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये याद रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग में आप अक्सर नाम सुनते होंगे, वो क्या होता है। विनिमय साध्य विपत्र एक लिखित प्रपत्र होता है। हिंदी में विनिमय साध्य विपत्र बोलते हैं, इंग्लिश में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये कानून या जो कमर्शियल सिस्टम है, इसको अंतर्गत इसे लागू किया जाता है। जो व्यक्ति ऐसे पत्र सद्भाव से या मूल्य के बदले, मतलब इन गुड फेथ और फॉर वैल्यू दोनों के लिए प्राप्त करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसे प्रपत्र पर समुचित स्वामित्व रखने का विशेषाधिकार मिल जाता है, चाहे उसके जो लेने वाले व्यक्ति हैं उस विपत्र पर कोई स्वामित्व था या नहीं था।
इसमें प्रोमिसरी नोट होता है, इसको वचन पत्र कहते हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, या चेक की गणना भी इसी श्रेणी में आती है। इन विपत्र के द्वारा में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा होता है। ये मतलब कि जब आप किसी को प्रोमिसरी नोट मतलब वचन पत्र दे देते हैं, या बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे देते हैं, चेक दे देते हैं, तो इन गुड फेथ दे सकते हैं या उसको कोई मूल्य के बदले दे सकते हैं। तो इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इसको लाया जाता है। अब आपको बताएंगे स्मार्ट कार्ड। ये डाक विभाग ने कई शहर में शुरुआत किया है, जिसमें स्मार्ट कार्ड दिया गया है और इसके द्वारा विभिन्न डाकघर से लोग पैसा निकाल सकते हैं, हर कोई निकाल सकते हैं। तो हम आपको अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं। सुरक्षित ऋण या सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड एडवांस होता है, या अग्रिम का अर्थ होता है ऐसे ऋण या अग्रिम से है जो कि ऐसे प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज के आधार पर दिया जाता है जिनका बाजार मूल्य किसी भी समय ऐसे ऋण या अग्रिम की राशि से कम नहीं होता है। जो ऋण इस प्रकार से सुरक्षित नहीं है उन्हें असुरक्षित ऋण या अग्रिम कहते हैं। सुरक्षित ऋण या अग्रिम का अर्थ होता है ऐसे ऋण या अग्रिम जो कि ऐसी प्रतिभूति के आधार पर है जिनका बाजार मूल्य किसी भी समय ऐसे ऋण या अग्रिम की राशि से कम नहीं होता है। जो ऋण इस प्रकार से सुरक्षित नहीं है तो इसको बोला जाता है अग्रिम ऋण। अब देखिए मर्चेंट बैंकिंग होता है, जिसमें कमर्शियल बैंकिंग के अंतर्गत औद्योगिक और व्यापारिक संस्थान जो होते हैं, इसमें प्रोजेक्ट काउंसलिंग कराना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना या न्यू इश्यूज तैयार करना, वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करना, ये सारे मर्चेंट बैंकिंग का एक वर्क होता है। और मर्चेंट बैंकिंग जो है इसमें वाणिज्यिक बैंकिंग के अंतर्गत होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक इसमें आते हैं, खास करके प्रोजेक्ट काउंसलिंग में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आते हैं। और जो इंडिजिनस बैंकिंग होता है इसमें देसी बैंक व्यवस्था के अंतर्गत सर्राफ जो होते हैं, सेठ, साहूकार, महाजन, सेठी आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो रुपया उधार देते हैं और हुंडी अथवा आंतरिक विनिमय पत्र द्वारा वित्त प्रबंध करते हैं। तो देसी बैंकर जो हैं अपने मित्र और संबंधी से भी जमा स्वीकार कर लेते हैं। ये रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते हैं, मतलब महाजन वगैरह को बोला जाता है। तो ये भी पर्सनल लोन जो होता है बैंकों में, ये मतलब जो ऋण को उपभोक्ता ऋण भी बोलते हैं, इसको ये व्यक्तिगत ऋण कहते हैं। ग्राहक को कार, रेडियो या फिर फ्रिज, एसी उसकी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु के लिए दिए जाते हैं। ये ऋण किस्त में वापस कर सकते हैं आप, और ऐसे व्यक्ति को दिए जाते हैं जिनकी आय का कोई नियमित स्रोत होता है। जैसे आपने सरकारी नौकरी में आप हैं या फिर कोई फेमस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो वैसे स्थिति में ये लोन आपको दिया जाता है। देखिए टैक्सेशन पे आज हमने शुरुआत किया था बात का। तो भारत में खास करके देखिए 2 टैक्स पहले समझ जाइए आप, फिर आपको बताएंगे अलग अलग चीज़ों को। जो कोई व्यक्ति सीधा अपने इनकम पर टैक्स दे रहा है या जमीन पर, जैसे वेल्थ टैक्स होता है, रजिस्ट्री टैक्स होता है, वो आप डायरेक्ट देते हैं। लेकिन जितने भी प्रकार की सर्विस आप लेते हैं, जैसे आप होटल में खाना खाते हैं और उसके बदले टैक्स देते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपने ही दिया है लेकिन किसी और के माध्यम से सरकार तक चला गया। लेकिन जो आप व्यक्तिगत रूप से खुद नौकरी कर रहे हैं और उस इनकम पर टैक्स दे रहे हैं, वो हो गया इनकम टैक्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हर प्रकार का जो सर्विस टैक्स होता है वो भी एकदम अलग होता है, वो इनडायरेक्ट है। अब बहुत से टैक्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और स्टेट को देती है। कुछ टैक्स होता है जिसको स्टेट ही लेते हैं, फिर स्टेट ही
उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं। तो इस पर एक अलग से वीडियो भेज देंगे आपको। लेकिन आज हम खास तौर पे बता रहे थे कि टैक्स और सेस जो आप अक्सर सुनते हैं और सरचार्ज, ये तीन पे डिफरेंस बता रहे थे कि कर का विशेष प्रायोजन नहीं है, लेकिन जब भी सेस और सरचार्ज लगेगा तो वो एक स्पेशल बेनिफिट के द्वारा रहता है, जिसमें खास मकसद होता है कि हमको ऐसा करना है, तो उसमें किया जाता है ये। तो कैश क्रेडिट अकाउंट अगर आप समझते होंगे, एक ऋण खाता होता है और इस खाते के अंतर्गत बैंक खाताधारी जो है वो एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार दे देते हैं। इसी सीमा के अंदर जो भी ऋणी है अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक से रुपया लेंगे और जमा भी करेंगे। ब्याज उसी राशि पर लिया जाएगा जो वास्तव में ऋणी के पास होती है। इसको कैश क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं। मतलब आप अगर 10 लाख रुपया सीसी अकाउंट में है और आपने उससे 1 ही लाख का यूज किया है, तो 1 ही लाख पर इंटरेस्ट लगेगा, ना कि पूरे पर लग जाएगा। ये इसका मकसद होता है। और जो कैश क्रेडिट अकाउंट होते हैं खास करके बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं। तो आज इतना ही बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप लाइक कर दिए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम लगातार ऐसी ही अच्छी वीडियो भेजते जाएंगे जो घर बैठ करके आप परीक्षा पास करिए और कोशिश करेंगे कि आप एकदम क्वालिफाई कर जाइए इस वर्ष, आपका लेट नहीं हो थोड़ा भी। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट खोल करके सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं आराम से एक एक करके। ये आरबीआई के लिए खास वीडियो हम भेज रहे हैं, ग्रेड बी मैनेजर का। इसी प्रकार से रेलवे परीक्षा और आईएएस परीक्षा के अलग अलग वीडियो होगी। और ये हमारा पार्ट 6 था, मतलब इसके पहले 5 वीडियो हमने भेज दिया, तो एक बार देख लीजिएगा। और हमसे आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं।